नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की आगामी परीक्षा के लिए हमारी क्विज लगातार चल रही है। क्विज के वीडियोस आप देख रहे हैं और ये क्विज जो है ये लाइव भी चल रही है। अगर आप लाइव होना चाहते हैं, यहाँ पे अपने से प्रश्नों को हल करके अपनी गलतियां देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे निरंतर ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। इस तरह के लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो डेट्रॉयट जो है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है और मैग्नेटोगोर्स्क ये जो है ये लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। जोहान्सबर्ग को जाना जाता है सोने के उत्खनन के लिए और बर्मिंघम को जाना जाता है जलपोत के निर्माण के लिए, यानी वहाँ पे शिप बिल्डिंग का काम होता है। तो इसमें आप बताएं गलत कौन सा है। तो गलत इसका डी वाला है। ये जो बर्मिंघम दे रखा है ना, ये इसका डी वाला, इसमें जो जलपोत निर्माण से इसको जोड़ दिया है वही वाला इसमें रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, यानी वहाँ से जो जहाज है वो लाए और ले जाए जा सकते हैं। तो ये कोल नहर है, पनामा है, सू है कि स्वेज है। ये स्वेज हो जाएगा ना, तो ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन चुन लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पे है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, चाइना। इसके बाद नेक्स्ट 4th क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा गया है कि इस देश में बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये मवेशी का भी पूछा जा सकता है। अपने देश में तो आप पशुधन गणना देख लेंगे, लेकिन दुनिया का भी डाटा आपको पता होना चाहिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा है, कांगो में ज़्यादा है, इजराइल में ज़्यादा है, पाकिस्तान में ज़्यादा है, भारत में सबसे ज़्यादा है। इन देशों की तुलना में अगर देखा जाए तो भारत में बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ए वाले ऑप्शन को चुना। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इंडस्ट्री इज कॉन्सिडर्ड द मोस्ट फंडामेंटल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। कौन सी इसमें सबसे ज़्यादा फंडामेंटल यानी मूलभूत मानी जाती है। तो केमिकल्स की जो इंडस्ट्री है यानी केमिकल इंडस्ट्री, या फिर आयरन और स्टील, या फिर क्लोथिस यानी वस्त्र उद्योग, या फिर पेट्रो रसायन। देखकर बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। लोहा इस्पात सबसे बेसिक होती है। इसके बाद 6th क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास पेट्रोलियम का सबसे बड़ा प्रामाणिक भंडार है। प्रामाणिक भंडार, ठीक है, तो वेनेजुला के पास है, इराक के पास है, ईरान के पास है किसके पास। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, वेनेजुला के पास है। यहाँ प्रामाणिक भंडार यानी जो ऑथेंटिक रिजर्व है उसकी बात हो रही है। इसके बाद 7th क्वेश्चन को देखिए, कौन सी मिट्टी जो है, मिट्टी का कौन सा प्रकार ये चाय बागानों के लिए अच्छा माना जाता है। मतलब चाय उसमें अच्छी पैदा होगी तो ये अम्लीय मृदा होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए, जलोढ़ होनी चाहिए, रेगुड़ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए। तो अम्लीय मृदा जो होती है आमतौर पर ज़्यादा फसलों के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन एक हल्की मात्रा अगर इसकी उपलब्ध हो तो जो चाय बागान है वो अच्छे तरीके से इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, 7th वाले का ए वाला हो जाएगा, एसिडिक। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, भारत में संघीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए अगर क्षारीय मृदा होगी ना, तो क्षारीय मृदा में समस्या ये होगी कि फिर पत्तियां जो चाय की हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगी, छोटी छोटी रह जाएंगी, और फिर पत्तियां जब विकसित नहीं होंगी तो उत्पादन ठप हो जाएगा। तो इसका अम्लीय ही होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। हमने 7th क्वेश्चन को हल किया था। देखिए 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, कहा गया कि भारत में संघीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है। संघीय प्रणाली, करेक्ट आंसर बताइए। देखिए इसमें कनाडा है, उसके अलावा यूएसए है, जापान है, फ्रांस है। ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, कनाडा से लिया गया है ना। जो संघीय प्रणाली है उसको हमने कनाडा से बोरो किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहिए। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। देखिए जो हाई कोर्ट होते हैं ना वो एक से अधिक प्रदेशों में अपना दायित्व निभाते हैं। तो अंडमान निकोबार को कौन अधिशासित करता है। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास, कौन सा करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो इसे कंट्रोल करता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद 10th क्वेश्चन को देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं, कौन सा ऐसा कोष है। तो भारत की जो समेकित निधि है यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं, या फिर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। यहाँ बात उच्च न्यायालय की हो रही है, उच्चतम न्यायालय की नहीं। और कॉन्टिजेंसी फंड जो इंडिया का है वहाँ से दिए जाते हैं, या फिर स्टेट का जो ऐसा फंड है आकस्मिक वाला, जहाँ से अकस्मात कोई पेमेंट करना है तो किया जाता है। तो जो राज्य के पास ऐसा कोष है वहाँ से इन्हें पे किया जाता है। आप देख कर बताएं। देखिए राज्य की जो समेकित निधि होती है वहाँ से इन्हें वेतन भत्ता दिया जाता है। यहाँ बात हो रही है हाई कोर्ट के जजेस की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11वें को देखिए, उच्च न्यायालय का जो न्यायमूर्ति होता है यानी चीफ जस्टिस होता है, उसके रिटायरमेंट की एज क्या होती है। 65 होती है, 60 होती है, 62 होती है, 58 होती है। इसमें आप देखकर बताएं, क्योंकि आप एक कोर्ट का ही एग्जाम दे रहे हैं
तो इसमें आपको न्यायालय से संबंधित जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, पूछा जा सकता है, भले ही आपको वो काम न सौंपा जाए फैसला देने का, लेकिन फिर भी आप उस विभाग से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें आप देखकर बताइए 11th करेक्ट आंसर क्या होगा? 62 होगा इसमें, ठीक है, 62। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखिए। 12वें में आपसे कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, कैसे? तो पत्र लिखेगा किसको? मुख्य न्यायाधीश को लिखेगा, राष्ट्रपति को कि प्रधानमंत्री को? किसको लिखेगा? वो राष्ट्रपति को लिखेगा। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? क्वेश्चन आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? 122 होगा, 125 होगा, इसमें से होगा कौन सा? करेक्ट आंसर 122 हो जाएगा, इसे हमने चुना। इसके बाद 14 को देखिए। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी या कौन से आयोग की सिफारिश से की गई थी? बताइए। विजिलेंस कमीशन जो इंडिया का है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसकी बात हो रही है। तो भारत का जो प्रशासनिक सुधार आयोग था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, उसके संस्तुति पर किया गया था, या गोरवाला कमेटी थी, कृपलानी कमेटी थी, या संथानम कमेटी थी? इसमें आप देखकर बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ये संथानम समिति थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 को देखिए। वैदिक काल जो था पूरा, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल पूरा, तो आर्यों का धर्म जो था वो क्या था? मतलब भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ ये किया करते थे, प्रकृति की उपासना और यज्ञ करते थे, प्रकृति की पूजा और भक्ति करते थे। इनका क्या काम था? मतलब किस तरह की उपासना ये करते थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। आप देखेंगे जितने भी नेचुरल डाइटी हैं, मतलब आदि तूफान के देवता हैं, पानी के देवता हैं, ऊर्जा की देवी हैं और प्रकाश के देवता हैं, सोमरस के देवता हैं, ऐसे प्रकृति में जितने भी घटक थे जिनसे कि ये सहायता लेते थे, उनकी पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव, ये इनसे संबंधित ऋषि का नाम, मतलब इनके पुरोहित का नाम असल में आपको बताना है। तो इनके पुरोहित कौन थे? भारद्वाज थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, या रहुगण थे? तो आपने सुना होगा कि ये जो आर्य राजा थे विदेह माधव, ये आगे बढ़ते हैं अग्नि प्रज्वलित करते हुए और अंतिम में सदानीरा नदी के किनारे जाकर इनकी जलाई आग बुझ जाती है और इनके साथ इनके पुरोहित रहते हैं गौतम रहुगण। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आर्यों के आदि देश में, ये क्या है? एक पुस्तक का नाम है, आदि कंट्री ऑफ आर्यंस। इसको लिखने वाले जो ऑथर हैं वो कौन थे? ये आदि शंकराचार्य थे, एनी बेसेंट थी, विवेकानंद थे, या बाल गंगाधर तिलक थे? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी वाला, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको लिखा गया था और उन्होंने बताया था कि आर्यों का उद्भव कहाँ से हुआ है। अब इसमें लोगों के बीच में विरोधाभास है, मतलब आर्य कहाँ से आए हैं? कुछ लोगों का कहना है मध्य एशिया से आए हैं, कुछ लोग कहते हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक की ध्रुवीय क्षेत्र से आए हैं, तो वो सब इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? उस्ताद मंसूर विदेशी नहीं थे, आगा रजा विदेशी नहीं थे, अब्दुल हसन विदेशी नहीं थे, मोहम्मद नादिर नहीं थे। इसमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा, आगा रजा, ये यहीं के थे। इसके बाद तानसेन के बारे में पूछा गया है कि इसमें से किस वाद्य यंत्र की खोज उन्होंने की थी? तो वाद्य यंत्र और रागों की खोज इन्होंने बहुत सारी की है। रुद्रवीणा की खोज इन्होंने की थी और मियाँ की टोडी की थी, या इसमें से कोई नहीं, या दोनों? कौन सा होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा, दोनों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी औरंगजेब के समय की रचना नहीं है? अमल ए साहिल, आलमगीरनामा, खुलासत तारीख, तवारीख है असल में, और नस्का ए दिलकुश, ये नाम जो दिए हैं ना आप देख रहे हैं। तो औरंगजेब के समय का कौन सा क्रिएशन नहीं है? आलमगीर तो इसका खुद का नाम था, तो अब इसमें आप देखकर बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा, अमल ए साहिल जो है वो इसके समय का नहीं। तो आप बताएंगे ये किसके समय का है, मतलब कौन से बादशाह के समय में लिखा गया था? इसके बाद 21 को देखिए। किस महल में भित्ति चित्र है? जहांगीरी महल में है, दीवार पे। भित्ति चित्र का मतलब क्या? जो वॉल पेंटिंग होती है, मतलब दीवार पे ऐसे एक प्लास्टर करके और उस पर पेंट किया जाता है, तो वो जहांगीरी महल में दिखाई देता है, मरियम महल में, बीरबल के महल में दिखता है। कहाँ पे दिखता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जहांगीरी महल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहांगीर को चित्रकारी का बड़ा शौक था। राजस्थानी और गुजराती शैली की जो गैलरियां हैं और बरामदे हैं वो किस तरह के भवनों की विशेषता है? मतलब तुगलक काल में ऐसे बिल्डिंग बना करती थी, लोदियों के समय में बनती थी, खिलजियों के ज़माने में बनती थी। कब बनती थी? लोदियों के ज़माने में बनती थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, जौनपुर शैली की जो सबसे अच्छी कृति है वो क्या मानी जाती है? मतलब कौन सा स्थापत्य सबसे श्रेष्ठ इस समय का माना जाता है? तो लाल दरवाजा है, अटाला देवी की मस्जिद है, जामा मस्जिद है और झांझरी मस्जिद है। इसमें आप देखें, देखिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अटाला देवी की जो मस्जिद है। 24, चोल प्रशासन में कलम कहते थे, किसको कहते थे बताइए? तो ये अधिवास की भूमि होती थी, जो डोमिसाइल लैंड होता था उसके लिए कलम शब्द का इस्तेमाल होता था। थोड़ा सा जो दक्षिण भारतीय शब्दावली है उसमें से शब्द आपको पता होने चाहिए। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें
और यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए, अनाज की तौल को कहा जाता था। ये जो कलम है ना शब्द, ये चोल प्रशासन में अनाज की तौल के लिए इस्तेमाल होता था। जो अधिवास की जमीन होती थी उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता था, उसे वास स्थान या वासस कहा जाता था। और भी कई सारे शब्द हैं, क्योंकि अधिवास की जमीन जो थी वो कई प्रकार की होती थी। मतलब ब्राह्मणों का आवास होता था, पुजारियों का आवास होता था। तो वैसे फिलहाल कलम जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल होता था? ये अनाज की तौल होती थी, अनाज को तौलने का एक मात्रक होता था। तो इसमें से जो ए वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। 25 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूरी तरह से मानव पर निर्भर होता है? मतलब मानव के द्वारा ही वो उत्सर्जित होती है। तो मीथेन का उत्सर्जन मानव आश्रित होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, माफ कीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ग्रीन हाउस गैसों में उत्तरदायित्व निभाने वाली ऐसी कौन सी गैस है जो हम इंसानों के ही सौजन्य से निकलती है? बस, तो इसमें आप देखकर बताएं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके पीछे हम ही इंसान रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एसी या रेफ्रिजरेटर जो है उसका इस्तेमाल हम ही लोग करते हैं। ये मवेशी नहीं करते हैं या कोई जीव जंतु नहीं करता है, ये हम ही को चाहिए होता है। तो मूल रूप से इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटर प्रशीतन जो होता है। इसके अलावा जो इत्र निर्माण, मतलब परफ्यूम बनाने वाली इंडस्ट्री होती है, फोम बनाने वाली, वहाँ पे होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे हमने देखा और यहाँ पर हम इस क्विज को समाप्त करते हैं। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।